क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए आज हम लेक्चर नंबर 3 भी देखेंगे हम इन्वायरमेंटल इश्यूज का। और आज इस लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं वो है वाटर पॉल्यूशन। हम देखेंगे वाटर पॉल्यूशन और वाटर बॉर्न डिजीज क्या होती है, वाटर एक्ट 1974 क्या है, इंप्योरिटीज क्या क्या वाटर के अंदर होती है उनको देखेंगे हम। एल्गल ब्लूमिंग का मतलब क्या होता है, बीओडी का मतलब क्या होता है, बीओडी से कैसे हमें वाटर पॉल्यूशन का पता चलता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, डीडीटी का क्या इंपैक्ट था, मिनीमाटा डिजीज क्या है के, और जो है एक्सेलरेटेड यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, ओलिगोट्रॉफिक लेग क्या होती है, यूट्रॉफिक लेग क्या होती है। तो आज हम वाटर पॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे हम। तो लेक्चर में बड़े इंपॉर्टेंट डिटेल से बेटा तो बीओडी वाला हिस्सा अच्छे से समझ लीजिएगा आप, और जो है वो जो डीपीपी आपकी जो अपलोड होगी उसको जरूर बेटा सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे रिलेवेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे उसमें पूछे आते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं जाता हूं और मैं आता हूं। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हम पढ़ रहे हैं बेटा इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा था एयर पॉल्यूशन को। हमने देखा था कि एयर पॉल्यूशन जो है वो किस प्रकार से होता है, ऑटोमोबाइल्स का क्या रोल है उसमें, इंडस्ट्रीज का क्या रोल है, किस तरह के एयर पॉल्यूटेंट होते हैं, उस पर हमने बात किया था। चलिए मुझे आपको ये बताना है, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में आपके लिए। पहले आप उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे बेटा ये है कि आपको बताना है कि What are the secondary air pollutant के सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं के सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि कब से इंडिया में BS6 नॉर्म लागू हो रहा है, यानी ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन को कम करने के लिए, क्लीन फ्यूल को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर BS6 नॉर्म कब से लागू हो रहे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि एयर एक्ट, ठीक है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है वो कब दिया गया और इस एक्ट में क्या अमेंडमेंट किया गया, इस एक्ट में क्या अमेंडमेंट किया गया और किस ईयर में किया गया। मेरे क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिए और आंसर करना है आपको। पहला क्वेश्चन ये है कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि BS6 नॉर्म इंडिया में कब से अप्लाई हो रहे हैं, कब से लागू हो रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि एयर एक्ट किस ईयर में दिया गया था। और चौथा क्वेश्चन ये है कि एयर एक्ट में अमेंडमेंट कब किया गया था, सुधार कब किया गया था और इस सुधार में क्या इंट्रोड्यूस किया गया, किस बात को जोड़ा गया एक्ट के अंदर। ठीक है, इन प्रश्नों के आपको उत्तर कर रहे हैं। चलिए आज बेटा हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे और हम देखेंगे कि वाटर पॉल्यूशन अपने आप में एक बड़ी समस्या है और इससे हमें निपटने के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि आप देख रहे हैं कि एक वाटर बॉडी में जो है कुछ पानी छोड़ा जा रहा है। क्या आपको लगता है ये वाटर क्लीन है? आप देख रहे हैं ब्लैक डर्टी वाटर जो है उसके अंदर पता नहीं क्या केमिकल मिक्स है, क्या गंदगी मिक्स है, के उसको वाटर बॉडी में छोड़ दिया गया। अब ये वाटर बॉडी जो है वो क्या है, बेसिकली हाइड्रोस्फेयर के और जल मंडल है, उसमें जाने कितनी मछलियां रहती है, जाने कितने फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, जू प्लैंक्टॉन्स है। और आप क्या कर रहे हैं, आपने जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ भी अपने प्रोसेस किया, जो वेस्टेज था उसको अपने पानी में छोड़ दिया आपने के। शहरों के अंदर गंदगी पूरी आपने की, सारा कुछ आपने कचरा इकट्ठा किया, आपने उसको पानी के अंदर छोड़ दिया। तो एक्चुअली में वाटर बॉडीज को हम अपनी टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी से, स्थल की गतिविधि से, टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी से हम वाटर बॉडी को जो है वो पॉल्यूटेट कर रहे होते हैं लगातार के। और आप देखिए कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम इस लेवल का पॉल्यूशन करते हैं कि बड़े पैमाने पर सीवेज के, सीवेज क्या होता है, मानव मल, ऐसा वाटर जिसके अंदर मानव मल या ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रेजेंट हो, ठीक है, उसे हम सीवेज कहते हैं। याद है आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हमने देखा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करते हैं, सीवेज क्या होता है, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, सब चीजें हमने अच्छे से पढ़ी थी वहां पे। याद है ना कि प्राइमरी टैंक क्या होता है, सेटलिंग टैंक क्या होता है, फिर हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन टैंक कैसे होता है, एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, ठीक है, एनारोबिक डाइजेस्टर्स क्या होते हैं, सब पढ़ा हुआ है हमने अच्छे से। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक वाटर बॉडी के अंदर जो है बड़ी मात्रा में सीवेज वाले वाटर को छोड़ा गया
और सीवेज वाले वाटर में क्या होता है, बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, और उन ऑर्गेनिक वेस्टेज में कई बार फास्फोरस और नाइट्रोजन भी अधिक मात्रा में होता है। कई बार खेतों के अंदर हम जो है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, बहकर वो वाटर बॉडी में जाते हैं, ठीक है। जब नाइट्रोजन और फास्फोरस के अधिक मात्रा में कंपोनेंट जो है वो वाटर बॉडी में आने लगते हैं, तो वाटर बॉडी के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ जाता है। सोचिए आप, क्या हो रहा है, वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ गया, और उस न्यूट्रिएंट का लेवल इतना बढ़ जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी बड़ी तेजी से ग्रो करती है, जनरली ब्लू एल्गी, क्योंकि बाकी दूसरी एल्गी को ग्रो करने में टाइम लगता है, पर ब्लू एल्गी फास्ट रिस्पॉन्स करती है। तो बड़े पैमाने पर एल्गी जो है सर वाटर बॉडी के सरफेस पर जो है वो ग्रो करने लगती है। पूरा वाटर बॉडी हरे रंग का आता है, ग्रीन कलर का आता है, इसे बोलते हैं वाटर ब्लूमिंग कहते हैं। और ये वाटर ब्लूमिंग मैंने आपको, इसको मैं एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, ये मैंने आपको एल्गी पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि एल्गल ब्लूम क्या होता है, वाटर ब्लूम क्या होता है, इसे हम एल्गल ब्लूमिंग कहते हैं या वाटर ब्लूमिंग कहते हैं। आप देख रहे हो कि पूरा वाटर बॉडी यहां पर हरा हो चुका है। इससे क्या होता है कि जो एक्वाटिक जो लाइफ होती है वो खतरे में आती है, मछलियां मरने लगती हैं इनके, तो फिशेस जो है वो उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ये वाटर ब्लूमिंग क्या करता है, फाइनली मोर ऑक्सीजन कंज्यूम करता है ये वाटर बॉडी के अंदर के, क्योंकि जो प्लैंक्टन्स ऑक्सीजन निकालेंगे वो बाहर हवा में चला जाएगा उनके, और जो ऑक्सीजन धीमे धीमे डिसॉल्व होता है वाटर बॉडी के अंदर एयर से, वो स्लो डाउन हो जाएगा वो प्रोसेस, ठीक है। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, मछलियां एक्वाटिक लाइफ खतरे में जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं कि देखिए, आप किसी भी टिपिकल सिटी में आपको ऐसा सीन दिखाई पड़ेगा, कहीं नदी है, कहां जहां पर से भी नदी गुजरती है, उस शहर में आपको दिखाई पड़ेगा नदी का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होगा। और ये आपको बता रहा हूं मैं, आप अपने शहर में, यदि आपके शहर में कोई नदी है, आप देखना उसको के सारे किनारे उसके साफ नहीं हुए, कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होगा, वहां पे कोई ना कोई महान आदमी जो है, महान ऑर्गेनाइजेशन, या हम बोले कि वहां पे शहर का एक उपेक्षित सिरा होगा, जहां पर ऐसी गंदगी जो नदी के अंदर लगातार मिल रही होगी आप, ठीक है। और तो और हम बात करते हैं हमारे पवित्र शहर की बात करें, हम बनारस की बात करें, हम इलाहाबाद की बात करें, जहां पर लोग जो है गंगा नदी में जाते हैं। और ये मैं भी एक बार गया हूं, मेरे फादर जब एक्सपायर हो गए थे तो मेरे को इलाहाबाद गया मैं, तो उस दौरान जो है वो जो पिंडदान होता है, जो तरीका होता है उसमें, जो अंतिम संस्कार का तरीका होता है, उसके लिए मैं बड़े दुखी मन से जो है वो वहां पहुंचा, क्योंकि मैं अपने फादर से बहुत अटैच था। तो मैं वहां जाके मुझे मन में ऐसा लगा कि यार कि ये जो भी हो रहा है, ठीक है, घर वाले कहते हैं, सब कहते हैं अच्छी बात है कि वहां क्या, लेकिन वहां की गंदगी देख के, वहां का अरेंजमेंट देख के बड़ा दिल दुखी हुआ उसको देख के। एक तो खुद का दुख था, पर्सनल दुख था, और एक था कि देखो क्या क्या कर रखा। आप देखिए, आपको ये जो सीन आपको देखने मिल जाएंगे इस प्रकार से, बहुत सारा गंदगी जो है वो क्या होता है, ये नदी के किनारे पे है। आप लोग बाग कहते हैं कि जो है वो नदी जो है वो ये पवित्र नदी है, और हम आज हमारे बड़ा इस पर हम लोग जो है वो आस्था रखते हैं इस पर। तो मैं कोई भी तरह की आस्था को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं केवल इतना भर कह रहा हूं कि हमें अपनी जो चीज पवित्र होती है, जिस चीज की हम पूजा करते हैं, क्या हमें उसके आसपास गंदगी का ढेर इकट्ठा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या हमें वाकई में ऐसा करके छोड़ देना चाहिए नदी को, क्या ये सही है? तो आप अपने मन से पूछेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर ये सही नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि इससे हमारी नदी जो हमारी कंट्री की लाइफलाइन है, जो हमारी कंट्री में पूजनी है, वो उसके अंदर पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। एक जमाने में गंगा नदी के अंदर जो है जो गंगा का वाटर था, उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया नहीं पनपते थे। आज सबसे अधिक गंगा वाटर के अंदर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है। आप सोचिए इतना अधिक सीवेज पॉल्यूशन हुआ है। तभी सरकार हर बार जो गवर्नमेंट आती है, पहले गंगा एक्शन प्लान चलाया कांग्रेस के समय में, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, गंगा एक्शन प्लान को लागू किया उन्होंने बोला कि भाई गंगा को जो है वो ठीक किया जाए, इसकी एयर वाटर क्वालिटी को। फिर जब दूसरी गवर्नमेंट आई, मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो नमामि गंगे प्रोग्राम को इनिशिएट किया, उन्होंने गंगा के लिए, उन्होंने नदी के क्लीनिंग के लिए उन्होंने जो है वो उमा भारती जी को मिनिस्टर बनाया उसको। तो एक्चुअली में आप देखें तो हर सरकार जो है उसे मालूम है कि ये बड़ी पवित्र नदी है, इसको हमें जो है वो क्लीन रखना है। लेकिन बात वही है, जब तक आम पब्लिक अवेयर नहीं होगी, आम में और आपके जैसे लोग अवेयर नहीं होंगे, आम लोग जो गांव से सब जगह से आ रहे हैं, उनको पता नहीं होगा कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद हम जो कचरा छोड़ रहे हैं, वो हमारी नदी को पॉल्यूट कर रहा है। तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना होगा, तब जाके कुछ बेहतर हो सकता है। अब देखिए, मैं नहीं बोलता, देखिए हो सकता है कि आप बोलेंगे सर आप थोड़ा सा बायस्ड होके बोल रहे हैं। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा ऐसा। आप देखिए, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट है, मैगजीन इंडिया टुडे मैगजीन के अंदर पब्लिश हुआ है। ये ए मैप रिलीज बाय द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शोज हाई लेवल ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इन द रिवर। एक जमाने में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया करता था, एक जमाने में मेडिकल एंट्रेंस में क्वेश्चन था कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है,
गंगा वाटर कभी सड़ता नहीं, इसका कारण क्या है? तो जब मैं एग्जाम देता था उसका आंसर था बैक्टीरियोफेज होता है, इसके अंदर एक बैक्टीरियोफेज होता है जो बैक्टीरिया को पनपने देता है। फिर बाद में रिसर्च हुआ, मालूम चला कि नहीं, इट्स ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो दूसरे सभी बैक्टीरिया को खा जाता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम मालूम चला, मैं नाम भूल रहा हूं, बताऊंगा उसका नाम नेक्स्ट क्लास में। तो एक्चुअली में जो है वो बैक्टीरिया जो है वो बाकी बैक्टीरिया को हटा देता है वहां से के। अब क्या है, अब देखिए, अब खबर आती है कि गंगा के अंदर जो है वो वाटर जो है वो हाई लेवल ऑफ जो है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया अंदर बढ़ चुके हैं उसमें, और तकरीबन तो इसमें हम देखें कि यदि गंगा नदी देखें तो केवल तो इतना खराब पानी का क्वालिटी हो चुका है कि गंगा नदी का बहुत सारा हिस्सा नहाने के लायक नहीं है आपके, है ना। 18 स्पॉट ऐसे जहां पर व्यक्ति नहा सकता है आपके, बाकी सभी स्पॉट में बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया जो आपको बीमार और बहुत बीमार कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एक और, देखिए आप क्या देख रहे हैं कि एक जो है वो गड्ढा किया गया गांव के अंदर, एक बड़ा सा गड्ढा किया गया के गड्ढे को उन्होंने कनेक्ट कर दिया सेप्टिक टैंक के रूप में, गड्ढा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बड़ा सा एक टॉयलेट बनाया, टॉयलेट के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया ताकि जो है जो भी मल हो वह उसके अंदर इकट्ठा होने लगेगा। अब क्या हुआ, ये जो सीवेज था इस सीवेज के सड़ने के कारण धीमे धीमे सीवेज इकट्ठा होता चला गया और धीमे धीमे इसने अंडरग्राउंड वाटर टेबल को अफेक्ट किया उसने। और दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर एक कुआं है और लोग कुएं का पानी निकाल कर पी रहे हैं। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, आप एरो देख के समझ गए होंगे कि जो मानव मल है, जो सीवेज है, इस सीवेज ने कुएं के पानी को भी जो है अंडरग्राउंड वाटर टेबल, इसने क्या किया, पॉल्यूशन कहां किया, इसने भूमिगत जल स्तर में अंडरग्राउंड वाटर टेबल को पॉल्यूट किया। अब ये गंदगी कहां आ गई है, कुएं के अंदर आ गई है और कुएं से ये जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ रहा है और ये कई सारी बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है, क्लियर। और देखिए कई, जैसे कि हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर की बात करते हैं, यानी देयर आर लॉट्स ऑफ डिजीज जो कि वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, जो संदूषित जल को पीने से, कंटामिनेटेड वाटर को पीने से होती है। उसमें सबसे कॉमन होता है टाइफाइड। आपको यकीन मानिए इस बात करके, यदि मैं कहता हूं आपसे कि यदि आप जो है वो किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो सबसे बड़ा उसका कारण होता है ड्रिंकिंग वाटर के। केवल और केवल आप अपनी लाइफ में एक नियम, प्रिंसिपल बना लें आप कि आप कोई भी चलता हुआ इधर उधर का पानी नहीं पिएंगे। आप अपने घर से पानी की बोतल लेकर चलेंगे, आप अपने घर का फिल्टर्ड बढ़िया पानी, यदि घर में बहुत महंगा फिल्टर नहीं भी है तो आप उबला हुआ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके। और तो और यदि मान लीजिए कि आप जो सीधा देखिए, पानी फिल्टर होना चाहिए। आप फिल्टर चाहे टाटा स्वच्छ का हो फिल्टर, 1000 रुपए 2000 रुपए का फिल्टर हो वो भी बढ़िया काम करता है आपका, ठीक है, चाहे महंगा फिल्टर हो वो भी अच्छा काम करता है। तो बात इतनी सी कि आपका ड्रिंकिंग वाटर एकदम जो है कॉन्टामिनेशन फ्री होना चाहिए, संदूषण मुक्त होना चाहिए। और आपने केवल अपने ड्रिंकिंग वाटर का ध्यान रखा तो आपकी 80 से लेकर 90% बीमारियां आपकी अलग हट जाएंगी। वो अधिकांश वाटर के थ्रू होती है, ठीक है। और उसमें से गंभीर एक होती है टाइफाइड। और टाइफाइड का क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर छाले पड़ जाते हैं इसमें के। इसमें क्या होता है, देयर आर अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन, और इसलिए इसको एंटेरिक फीवर भी कहते हैं उनके। और ये किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होता है। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो है वो वास्तव में ये ड्रिंकिंग वाटर जो सीवेज, यानी ऐसा ड्रिंकिंग वाटर जो सीवेज से पॉल्यूटेड होता है, कि जो सीवेज पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको पीने से होता है। उसके चलते क्या होता है बेटा, साल्मोनेला टाइफी जो है वो बॉडी के अंदर आता है और ग्रो करता है, कि आंतों में छाले कर देता है और शरीर पे रैश आते हैं इसमें। और ऐसे मरीजों की जीभ पर व्हाइट कोटिंग हमको देखने मिलती है। टाइफाइड जो है वो एक बड़ी गंभीर बीमारी है, यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति की डेथ भी इससे हो सकती है। इंटेस्टाइन का परफोरेशन होने से व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी पानी में हमको कई सारे माइक्रोब दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर यदि देख पाते तो शायद से हम पाते कि जो हमारा क्लियर वाटर नहीं है, जो हमारा प्योर वाटर नहीं है, उसके अंदर बड़ी मात्रा में जो है बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसमें विब्रियो कोलेरा हो सकता है, हैजा भी इससे हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ डिजीज जो वाटर बॉर्न डिजीज की कैटेगरी में आती है। जैसे हम देखते हैं कौन सी बीमारियां हैं जो कॉन्टामिनेटेड वाटर को पीने से, संदूषित जल को पीने से हो सकती हैं, तो वो है कॉलरा है, अमीबियसिस है, टाइफाइड है, डायरिया है। और मुंबई के अंदर लेप्टोस्पायरोसिस भी एक बड़ा कारण है। इसलिए कभी गड्ढे में कोई पानी भरा हो ना, कोई गड्ढे में पानी भरा हो तो कहा जाता है कि उस गड्ढे में मत जाइए आप, क्योंकि उसमें लेप्टोस्पायरोसिस के बैक्टीरिया हो सकते हैं इनके। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो है वो बड़ी गंभीर बीमारी, किडनी को भी फेल कर सकते हैं, उससे व्यक्ति की डेथ आती है। चूहे जो है वो लेप्टोस्पायरोसिस को फैलाने में भी रोल प्ले करते हैं। परंतु मेन कारण इसका होता है वो होता है वाटर के जो कॉन्टामिनेटेड वाटर है वो सबसे बड़ा कारण होता है। क्लियर? चलिए एनसीईआरटी क्या लिखता है इस पे, ह्यूमन बींग्स हैव बीन एब्यूजिंग द वाटर बॉडीज के। अब देखो यहां पे एक वर्ड यूज किया, एब्यूजिंग द वाटर बॉडीज का मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब है कि नॉट प्रॉपरली यूज। कि देखो एब्यूज करने का मतलब क्या है, कोई भी चीज इसका हमको समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, हम उसका इस्तेमाल जो है वो समझदारी के साथ नहीं कर रहे हैं, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उसको हम मिसबिहेव कर रहे हैं, उसका हम मिस यूज कर रहे हैं। दैट मिस यूज, दैट मिसबिहेव इज कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ एब्यूज। के जैसे बोलते हैं ना, एब्यूज का मतलब होता है किसी को गाली बक देना, गलत शब्द बोल देना। के तो आप समझ लीजिए कि हम कई बार क्या करते हैं, यदि हम कोई चीज जो है प्रकृति ने हमको दी उसका भी हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एब्यूज। ठीक है, अब मैं देखता हूं, आपको बताओ, एक एग्जांपल देता हूं कि देयर आर फ्यू पीपल ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, जो यूट्यूब में आपके वीडियो देखने आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं, पहला काम करते हैं कोई नेगेटिव कमेंट करेंगे, कुछ गलत बात किसी के लिए लिखेंगे, है ना। और तो कई बार तो मेरे को भी कई बातें लिख देते हैं नीचे, अजीब तरह के शब्द लिख देते हैं, मेरी पूरी टीम देखती थी पूरे समय, तो वो जैसे ऐसा कुछ होता है तो दे रिमूव दैट और परमानेंटली ब्लॉक भी कर देते हैं उनको। लेकिन तब भी मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप मेरे सामने होते, यदि आप एक मोटी फीस देके मुझसे पढ़ रहे होते और मेरे सामने होते, तो शायद आपका मुंह भी ना खुलता। समझ गए? अभी क्या हो रहा है कि आपके सामने, चूंकि आपको पता है कि ये तो वीडियो डाला हुआ है, सर ने बना के डाल दिया वीडियो, अब इसमें चाहे कुछ लिखो कि ऐसे हो वैसे हो, ऐसा है वैसा, 50 बातें मेरे बारे में लिख देंगे आप, तो चूंकि आपके पास वो टैब है, एक डिवाइस है, आप उसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुझसे कितना पाना चाहते हैं। कि यदि आप मुझे गुरु नहीं मानेंगे तो मैं, आप मेरे शिष्य नहीं है, मैं आपका गुरु नहीं हूं, और कोई संबंध स्थापित ही नहीं हुआ। जब संबंध स्थापित ही नहीं हुआ तो तुम्हारी परवाह कौन करता है दोस्त? ठीक है, 50,000 60,000 लोग ऐसे आसपास घूम रहे थे, कोई परवाह नहीं करता उनकी। लेकिन जिस दिन मेरा और आपका संबंध बन गया कि आपने मुझे गुरु माना दिल से, मैंने आपको अपना शिष्य स्वीकार किया, आप मेरे कमांडो, मैं आपका कमांडर, उस दिन से हमारे बीच में तार बना। तो आपका छोटा सा दुख भी मेरा बड़ा दुख है, मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ है, ये दिल का तार है। इसे वो लोग नहीं समझ पाएंगे। तो जो आपके साथ में, जो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी चैनल यूट्यूब पर हैं जो पढ़ा रहे हैं सबके बारे में कह रहा हूं कि इफ दे आर गिविंग एजुकेशन टू यू, व्हाई टू अब्यूज देम? आप क्यों करते हैं? क्योंकि आपको यही नहीं पता कि क्या मिला है आपको। जब एक मोटी फीस भरनी पड़ती इतनी बड़ी बड़ी, जब तनाव होता उसका, तो लगता कि यार भाई क्या करना है, आप तो अब कैसे, किस मुंह से घर जाए, क्या बोले हम घर जाके। मैं ये नहीं बोलता हूं बेटा कि ये जो है, मैं आपसे इतना ही भर बोलता हूं कि प्लीज जिंदगी में हमेशा जो चीजें आपको मिल रही है ना, ये ऊपर वाले की कृपा से मिल रही है। किस कोई अच्छे कर्म मेरे होंगे, कुछ अच्छे कर्म आपके होंगे, और ऊपर वाले ने मेरे को माध्यम बनाया, आपको बोला कि चल तेरे लिए कुछ करते हैं इनके, मुझे बोला कि चल इनके लिए कुछ करके, तो ऐसे एक मीडियम तय हो गया, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल के, उसमें भी हम कुछ एंट्रेंस करते हैं ना, तो हम उस फ्लो के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वही वाली मैंने आपसे कहा कि वाटर भगवान ने खूब जल दिया, आपको वाटर दिया, के बढ़िया, आपका कहा कि भाई तुम्हारे लिए, सबके लिए पर्याप्त वाटर है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसका मिस यूज कर रहे हो। ब्रश करने जाते हैं, वॉश मशीन को ऑन करते हैं, ब्रश घिस रहे हैं, वॉश मशीन का पानी बह रहा है, बह के कहां जा रहा है, नाली में जा रहा है, नाली से कहां जा रहा है, बड़े नाले में जा रहा है, बड़े नाले से कहां जा रहा है, वो और पॉल्यूटेड वाटर है, जो वाटर पानी आपने गिराया था नीचे, वो और ज्यादा पॉल्यूटेड होने के बाद वो नदी में पहुंच रहा है। मैं कभी नहीं करता ऐसा। मैं एक गिलास वाटर अपने किचन से भरकर लेके आता हूं वॉश बेसिन में, कि मैं अपना ब्रश साफ करता हूं और उसके बाद मैं वैसे यूज करता हूं। मैं नहीं करता, मैं अपने बच्चों को ही मना करता हूं, हमेशा टोकता हूं, हमेशा डांटता हूं उनको। मैं बोलता हूं कि तुमको, यदि तुमने ये ऐसा, मेरे को अफ्रीका के पिक्चर दिखाता हूं, फोटोज दिखाता हूं, वीडियोस दिखाता हूं, बोलता हूं कि यदि तुमने भूले पानी फेंका तुमने, तो तुमको एक बाल्टी पानी जो है वो, हम रहते हैं यहाँ पे, मैंने कहा मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पानी रखूंगा, तुम एक बाल्टी पानी, सिर्फ एक बाल्टी पानी, तुम जो है 3rd फ्लोर तक, मेरा घर 3rd फ्लोर पे, वहां तक लेके आना उठा के बाल्टी को, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। तुम नहीं कर सकते, उस एक बाल्टी पानी को ऊपर तक लाने में तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। छोटे हैं मेरे बच्चे, एक 6 साल का है, एक 10 साल का है, तो तुम कैसे इतना पानी बहा रहे हो? उनको लगता है कई बार कि हमारे पापा जो है हमको बहुत कुछ डांटते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं के, और कुछ बोलते नहीं, मान लेते हैं फिर के। तो लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को मुझे एक बेहतर नागरिक तो बनाना पड़ेगा ना। पहली जिम्मेदारी तो वही है कि मैं उनको सही बात बताऊं। मैं ये बोलता हूं कि हम, आई कैन अफोर्ड, कि मैं ईश्वर की दया से मैं बोल सकता तुम मिनरल वाटर को रोज को ऐसे बहा दो, चलो उससे नहा लो, ठीक है, कर लेंगे मेहनत हम और। लेकिन बात वो नहीं है, बात वो है कि तुमको अंदर, तुम्हारे अंदर जो है वो, जो है नैतिकता का भाव, तुम्हारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है या नहीं है। यदि मैं रिसोर्सेस को बर्बाद करूंगा तो कल कोई कुछ नहीं बचेगा, तो हमें बचाना पड़ेगा, सहेजना पड़ेगा। बात पैसे की नहीं है, बात किसी और चीज की नहीं है कि क्यों ऐसा करते हैं।
बात इतनी सी है, मैं अपने घर में भी बोलता हूं, अपने जितने मेरे कुक वगैरह घर में काम करते हैं, बोलता हूं उनको कि खाना मैं नहीं खाना, जिस दिन मेरे को बाहर खाना नहीं खाना होता है, बोलता हूं मेरा फूड नहीं बनाना, खाना नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि वो दो चार रोटी की नहीं, बात यह है कि कई लोग ऐसे दुनिया में जिनको भरपेट खाना ही नहीं मिला, आपका खाना बना रखा था और फिक गया वो खाना। बात फिर से बात अफोर्ड करने की ना अफोर्ड करने की नहीं, बात इसकी है जिम्मेदारी की बात है। मैं बचाऊंगा तो किसी और के काम आएगा, मैं बचाऊंगा तो कोई और खाएगा। तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी हमको के। तो मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा लिखा, एक लाइन में लिखा उसने लिखी एक लाइन में एनसीईआरटी बात खत्म करती है, बोलती है वो आपसे कि मनुष्य ने जो है वो वाटर बॉडीज के साथ बड़ा गंदा व्यवहार किया है, एब्यूजिंग है अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्पोजिंग इनटू देम ऑल काइंड ऑफ वेस्ट के। और ये भी क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जो भी गंदगी नदी में छोड़ दो, और तो और भारतीय लोगों को तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में चाहे जो करना हो वो करो, बुढ़ापे में जाके एक बार गंगा में डुबकी लगा लो 3 बार जाके, पाप धुल जाएंगे। अरे इतना आसान है क्या पाप धुलना? मैं अच्छे से बताता हूं कि ना, एक बार मैं एक जगह गया, ठीक है, वहां मैं नगे भूल रहा हूं कहीं किसी जगह पे, मैं एमपी की बात कर रहा हूं। वहां पर एक मंदिर में ऊपर एक छिपकली बनी हुई है, बाहर 20 रुपए का टिकट लगा कि 20 रुपए के टिकट में आप छिपकली को छू लेंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे। तो मेरे साथ में मेरे डॉक्टर्स का ग्रुप था, बोले चलो अपन पाप धो के आते हैं। एक बोलता है कि भाई मैंने तो कोई पाप ऐसा किया नहीं, लेकिन तब भी धो लेता हूं एडवांस में, है ना, थोड़ा बहुत कुछ डिपॉजिट तो निकल जाएगा, कुछ हो जाए तो बैलेंस जुड़ जाएगा आके। तो एक्चुअली में क्या ऐसा होता है? नहीं, नहीं होता है ऐसा, कभी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। बात पाप धोने की नहीं है, बात यह है पाप की समझ होने की। क्या पाप है? पाप का मतलब किसी को के साथ बुरा कर देना। पाप का मतलब तो यह है कि यदि आप अपने रिसोर्सेज का ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, वो भी पाप है। आप अपने अनाज का, अपने जल का, अपने वातावरण का, अपने अपने विचारों का किसी का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं आप, वो भी पाप है। आपके मन में गलत विचार आते हैं, वो भी पाप है। के आप किसी का सम्मान नहीं करते हैं, वो भी पाप है। पाप की डेफिनेशन ऐसी है कि छोटे से लेकर बड़ी तक हो सकती है वो। हमें जरूरत क्या है? जरूरत इस चीज की है कि हम अवेयर रहें, के चेतना, एक वर्ड होता है चेतना, कॉन्शियसनेस, वो जगना जरूरी है बेटा, ठीक है। तो अभी क्या लिखता है आंसर लिखता है, वी टेंड टू बिलीव दैट, हम ऐसा मानते हैं दैट वाटर कैन वॉश अवे एवरीथिंग, नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट वाटर बॉडीज आर आवर लाइफ फ्रेंड एज वेल एज द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। के हम ये मानने को तैयार ही नहीं कि जो वाटर बॉडीज है वो हमारी जीवन रेखा है। और आपको बता दूं मैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है वाटर बॉडी। जितनी भी पुराने समय की जितनी भी सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? नदी के किनारे, इंडस रिवर के आसपास पनपा पूरा वो है ना, ठीक है। आप देखो जो नदियों के किनारे जितना भी ह्यूमन कल्चर है वो सब नदी के किनारे ही डेवलप हुआ है, चाहे वो नाइल रिवर हो, चाहे अमेजॉन रिवर हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे कोई रिवर हो, रिवर के आसपास सभ्यता पनपी है। सब बड़े शहर, चाहे थैम्स हो, थैम्स की बात करें हम, चाहे हम जो है वो हुगली रिवर की बात करें, हम कहीं भी बात करें, हमेशा जो है वो बड़े महानगरों का विकास नदी के किनारे हुआ, वाटर बॉडी के किनारे हुआ। मुंबई एक आइलैंड है, मुंबई एक द्वीप है समुद्र के बीच में, ठीक है। तो आप सोचिए कि असल में जो है नदियां हमारे जीवन से इतनी गहरी जुड़ी हुई हैं, और हमें क्या लगता है जो भी गंदगी सब नदी में डाल दो, क्योंकि वो नदी में हमको लगता है कि वो बह खत्म हो गए। वो बह के वो कहां गया? समुद्र में। मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में, आपको मैंने बताया भी था एक बार कि जो दिखाई नहीं पॉलिश, पहली क्लास में मैंने आपसे कहा था कई बार हमें लगता है कि कुछ दिखाई, जो गया वो पता नहीं कहां चला गया, गुम गया, कि नहीं दिखाई पड़ रहा। तो वो एक मैंने फोटो दिखाया था कि लड़की समुद्र को उठा के देख रही होती, नीचे कचरा भरा होता है, याद है आपको फोटो? दैट इज रियलिटी। कई बार ना दिखना, ना होना नहीं होता है, ठीक है। दिख नहीं रहा है एक अलग बात है, लेकिन है वो, ठीक। तो इसीलिए जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी बेटा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा फिर
ड्यू टू सच एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड द पॉन्ड्स, लेक, स्ट्रीम, रिवर, estuaries एंड ओशियंस आर बिकमिंग पॉल्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। के दुनिया के कई, केवल भारत की बात नहीं, दुनिया के कई हिस्सों की ऐसी बात है, लंदन में भी ऐसा है, सब जगह के। तो जो ह्यूमंस की के इस प्रकार के बिहेव करने के कारण जो नदियां हैं, तालाब हैं, जो जलधाराएं हैं, वाटर स्ट्रीम्स हैं, जो estuaries हैं, जो महासागर हैं, सब में पॉल्यूशन होता चला जा रहा है लगातार के। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीननेस ऑफ वाटर बॉडीज, के नदियों की के बारे में हम बात करें तो उनको साफ रखने का क्या इंपॉर्टेंस है, ड्रिंकिंग वाटर जनता को प्रोवाइड करना है, नदियों को साफ रखना है, बीमारियों को फैलने से रोकना है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 में उन्होंने दिया वाटर रिसोर्सेज के लिए। वेरी वेरी आईएमपी के याद है ना आपको कि एयर एक्ट कब आया था, 1981 में, मतलब वाटर, एयर से पहले वाटर की चिंता की गई थी, याद है आपको कि एयर एक्ट कब आया था, एयर एक्ट 1981 में आया था, ठीक है। 1987 में उसमें अमेंडमेंट किया गया और नॉइस पॉल्यूशन को उसमें ऐड किया गया, ठीक है, नॉइस को एयर का हिस्सा माना गया, एयर पॉल्यूशन का हिस्सा माना गया। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1974 में जो है वो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को दिया, जिसमें उन्होंने वाटर बॉडीज को साफ रखने के बारे में आग्रह किया कि अब इसमें क्या प्रोविजन थे इसके अंदर। देखिए इसका पर्पस ये था, इसका प्रिएम्बल जो था, इसका उद्देश्य ये था, वो था कि मेंटेनिंग द एंड रिस्टोरिंग द होलसमनेस ऑफ वाटर लेवल ऑफ वाटर क्वालिटी, के यानी जो जल की गुणवत्ता है उसको बनाए रखना, जो वाटर बॉडीज है उसके अंदर जो है वो मतलब जो पानी है, जल है, उसके अंदर जो है वो जो है वाटर क्वालिटी को बनाए रखना एक स्तर तक, वो जरूरी है के। और इसके लिए क्या किया उन्होंने कहा कि हर एक फैक्ट्री, हर एक इंडस्ट्री, हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हर एक हॉस्पिटल जो भी वाटर को पॉल्यूटेट कर सकते हैं उनको एक परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगा या जो है वो जो है अपने पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटीज देंगी, और उस परमिशन के बाद में ही आप अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री को लगा पाओगे। और ये इस कंसेंट में, इस परमिशन में जो है वो कायदा टर्म्स और कंडीशन होगी कि यदि आप वाटर को बाहर छोड़ेंगे तो कितना ट्रीट करने के बाद वाटर को आप बाहर छोड़ेंगे। कि इफ्लुएंट का मतलब होता है जिस वाटर को आप छोड़ने वाले हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर जांच होगी और उस लेवल का वाटर ही आपको बाहर छोड़ना पड़ेगा। यदि उस जांच में पाया गया कि आपका वाटर अधिक पॉल्यूटेड वाटर था आपका और आपने वाटर को ट्रीट किए बगैर छोड़ दिया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, भारी जुर्माना होगा और फैक्ट्री भी आपकी बंद हो सकती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की। देखो बेटा, डोमेस्टिक सीवेज कहां से आता है, ये आता है ह्यूमन एक्सक्रीटा से आता है। जो हमारे टॉयलेट्स होते हैं, जो हमारे सीवेज होते हैं, वो जो सीवेज प्लांट, जो हमारा सीवेज टैंक होता है, उसके थ्रू आता है। एज वी वर्क विथ वाटर इन आवर होम एंड इन द सिटीज एंड टाउन वी वॉश एवरीथिंग इनटू ड्रेन। के देखिए सिंपल सी बात है कि हमारे घरों में वॉश बेसिन होता है, हमारे घरों में के सिंक होता है, तो हम चाहे वो अपने किचन में कोई बर्तन को धो रहे हो, चाहे हम अपने वॉश बेसिन का इस्तेमाल कर रहे हो उठके, तो हर चीज को जो है हम वास्तव में वो एक वाटर को एक ड्रेन के अंदर जाता है उठके। ऐसा माना जाता है कि जो डोमेस्टिक सीवेज एमआर 0.1% इंप्योरिटीज मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। के सोचिए आपके घर से जो निकलने वाला जो इफ्लुएंट है, जो वाटर बॉडी है, उसमें यदि केवल 0.1% भी इंप्योरिटीज होंगी तो वो वाटर को आप मनुष्य के इस्तेमाल के लिए नहीं ला सकते हैं। आपके सोचिए कितना, केवल 0.1% इंप्योरिटी यदि डोमेस्टिक सीवेज के अंदर होगी, घर से निकलने वाले वाहित मल के अंदर होगी, तो वो ह्यूमन यूज के लिए नहीं हो सकता है। सॉलिड्स आर इजी टू रिमूव। के यदि कोई सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है उस ड्रेन के अंदर, उस वाटर के अंदर, तो उसको आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव इज द डिसॉल्व सॉल्ट सच एज नाइट्रेट, फॉस्फेट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट एंड टॉक्सिक मेटल आयन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा, नाइट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा। के फॉस्फेट की बात करें यहां पे हम, ठीक है, तो फॉस्फेट हुआ, नाइट्रेट हुआ, दूसरे न्यूट्रिएंट हुए, ठीक है। टॉक्सिक मेटल आयन, जब हम टॉक्सिक मेटल आयन बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है मरकरी, ठीक है, आयरन, ठीक है, कैडमियम, ये टॉक्सिक मेटल आयन होते हैं, वाटर बॉडी में निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये जो होते हैं ये इनको आसानी से आप हटा नहीं सकते, क्योंकि ये वाटर में घुल जाते हैं एक प्रकार से, इनको आसान हटाना मुश्किल होता है। यदि कोई सॉलिड वेस्ट होगा तो उसको आप छान कर हटा सकते हैं उसको आप, ठीक है। देखिए आपके
केवल 0.1% इंप्योरिटी जो वेस्ट वाटर के अंदर है, जो अवशिष्ट जल के अंदर प्रेजेंट है, वे वाटर को ह्यूमन यूज के लायक नहीं छोड़ती है। और इन 0.1% में क्या शामिल है? सस्पेंडेड सॉलिड्स हुए, जैसे रेत के कण हुए, धूल के कण हुए, वो शामिल है। कोलाइडल मटेरियल हुए से फीकल मैटर जो मानव मल होता है वो शामिल है। बैक्टीरिया शामिल है, कपड़े के क्लॉथ फाइबर और पेपर फाइबर शामिल है। डिजोल्व मेटल की बात करें तो नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, ये इसके अंदर शामिल है। केवल 0.1% इस तरह की इंप्योरिटीज होती है, वो भी वाटर को ह्यूमन यूज के लिए नहीं छोड़ती हैं। ठीक है, अब डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के, याद बिल्कुल सही बात है कि डोमेस्टिक सीवेज के अंदर जो मैटर होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो बेसिकली क्या होता है? वो होता है सीवेज होता है। कि वो क्या होता है? वो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। कि इस पर ये क्या होता है? इस पर कई सारे बैक्टीरिया काम करते हैं, डिकम्पोजर इस पे काम करते हैं, थैंक्स टू बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मल्टीप्लाई यूजिंग दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एज सबस्ट्रेट एंड हैंस यूटिलाइज सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सीवेज के। याद रखिए, याद है ना आपको, जब हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ रहे थे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपसे कहा था कि बैक्टीरिया जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो सीवेज को डिकम्पोज करते हैं, वो डाइजेस्ट करके खा जाते हैं उसे उठ के। यदि बैक्टीरिया नहीं होंगे तो वो सीवेज सीधा वाटर बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। अब बैक्टीरिया जब सीवेज को खाते हैं ना बेटा, उस समय वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, बड़े पैमाने पर वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। इसलिए ऐसी वाटर बॉडी, ऐसा पानी जिसके अंदर अधिक मात्रा में सीवेज होगा, सुन ध्यान से बात सुनिए, ऐसा वाटर जिसके अंदर अधिक मात्रा में सीवेज होगा, तो उस सीवेज को पचाने के लिए अधिक डिकम्पोजर बैक्टीरिया काम करेंगे। जब अधिक डिकम्पोजर बैक्टीरिया काम करेंगे, दे यूज मोर ऑक्सीजन, अधिक ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल काफी हद तक घट जाएगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर नीड्स मोर ऑक्सीजन टू कंप्लीटली डिग्रेड दी सीवेज। ठीक है, it is possible to estimate the amount of biodegradable organic matter in the sewage water by measuring the biochemical oxygen demand के। देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास जो है वो 3 वाटर सैंपल है हमारे पास, एक ए, बी और सी के। हमने क्या देखा? हमने देखा कि वाटर लेवल ए, जो वाटर जो जहां पे ए वाटर है, उसके अंदर उसको आपको यदि उसको पूरी तरीके से उस वाटर को डिकम्पोज करवाना है बैक्टीरिया से, उसके अंदर जो सीवेज उसको आपको हटवाना है, तो आपने देखा कि आप केवल जो है आप 10 ml ऑक्सीजन देते हैं, आपका काम हो जाता है। यहां पर आपको 50 ml ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, यहां पर आपको 100 ml ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। सेम माने वाटर का वॉल्यूम सेम है तीनों जगह, ए, बी और सी में वाटर वॉल्यूम सेम है, लेकिन एक में 10 ml ऑक्सीजन दे रहे हैं आप, एक में 50 ml ऑक्सीजन दे रहे हैं आप, एक में आप 100 ml ऑक्सीजन दे रहे हैं, और तब जाकर आप सीवेज को जो है वो हटा पा रहे हैं उससे आप। इसका मतलब ये कहां पर सीवेज अधिक है? सी में सीवेज अधिक है। क्योंकि सी में सीवेज इसलिए अधिक है क्योंकि सी के अंदर मोर सीवेज मींस मोर बैक्टीरिया टू ग्रो, अधिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, एंड मोर बैक्टीरिया ग्रो मींस दे नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन, और उसको पूरा करने के लिए आपको बाहर से ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, नहीं तो ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाएगा वाटर बॉडी का, है ना। देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितना अधिक कोई वाटर सीवेज से पॉल्यूटेड होगा, उसके अंदर उतना अधिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, और उतना अधिक ऑक्सीजन की उसकी रिक्वायरमेंट होगी कंप्लीट डिकम्पोजिशन करने के लिए। ठीक है, दैट मींस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ बेटा, मोर सीवेज पॉल्यूटेड वाटर मींस मोर बीओडी। ठीक है, अधिक सीवेज पॉल्यूशन दी वाटर का अंदर होगा तो अधिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे को समझ में आया कि रिलेशनशिप क्या है, बीओडी मींस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अधिक होंगे तो ये बीओडी भी अधिक होगा बेटा, को अधिक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देखो सिंपल सी बात है कि बैक्टीरिया डिपेंड अपॉन फूड, मतलब ये कि जो सीवेज है वो बैक्टीरिया के लिए फूड है, इस फूड पर के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा, और जितना भी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उतना अधिक उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब तीनों के बीच कनेक्शन है। मोर सीवेज इन दी वाटर मींस मोर फूड अवेलेबल, मोर डिकम्पोजर बैक्टीरिया विल ग्रो, देन मोर डिकम्पोजर बैक्टीरिया नीड्स मोर ऑक्सीजन, मतलब आपको बाहर से अधिक ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करोगे तो वाटर बॉडी में उतना ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखिए अब हम देख रहे हैं इस फिगर 16.3 को, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, एग्जाम में बेटा आने वाला फिगर है। क्या देख रहे हैं आप कि आपने क्या देखा? आपने कहा कि पहले जो बीओडी की बात करें आपके, पहले सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम था। देखो हमने यहां पे एरो लगाया ये, ठीक है, हमने यहां पे ब्लैक, हमने यहां पे इसको पर्पल कर ये एरो लगाते, ठीक है, बैगनी कलर का एरो लगा के मैंने कहा सबसे पहले जो वाटर बॉडी था उसके अंदर बीओडी काफी कम था। ठीक है, डिजॉल्व बीओडी
काफी कम था, और उस वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल काफी अधिक था, ऑक्सीजन का लेवल, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने एक पॉइंट पर आपने वहां पर सीवेज को डिस्चार्ज कर दिया, एंड दिस इज द पॉइंट, यहां पे आपने सीवेज को डिस्चार्ज किया, ये वो पॉइंट है, यहां पे आपने सीवेज को डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है बेटा, इस पॉइंट पर आपने सीवेज को डिस्चार्ज कर दिया। अब क्या हो रहा है, सडनली उस सीवेज के कारण बैक्टीरिया की तेजी से ग्रोथ होगी। जब बैक्टीरिया की तेजी से ग्रोथ होगी बेटा, तो क्या होगा, सडनली ऑक्सीजन जो है वो उसका लेवल नीचे गिर जाएगा। देखिए सडनली ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन नीचे गिर गया, ठीक है, और बैक्टीरिया ऑक्सीजन को यूज करने लगे, ठीक है, और जो ऑक्सीजन का डिमांड था वो बढ़ गया। बायोकेमिकल, देखो ऑक्सीजन का लेवल गिरा मतलब मोर डिमांड फॉर ऑक्सीजन, बाहर से भी अधिक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आई, ठीक है। आप जब केमिकल लेवल पे ऑक्सीजन देंगे तो आपको मोर ऑक्सीजन देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जैसे ही सीवेज को आपने ड्रॉप किया, सीवेज छोड़ा यहाँ पे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेजी से ग्रो किए। जब तेजी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किए तो उसके चलते बेटा क्या हुआ, उसके चलते ग्रो हुआ कि ऑक्सीजन एकदम कम हो गया, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया, ठीक है। फिर धीमे धीमे सीवेज कम होने लगा। अब बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, खा रहे हैं, फूड कम हो रहा है, धीमे धीमे फूड कम हो रहा है। तो आप देखो, आप बैक्टीरिया कम, अब फूड कम हुआ तो बैक्टीरिया भी कम होने लगेंगे। तो क्या हुआ, अब ऑक्सीजन जो है धीमे धीमे घुलता चला जा रहा है, इसमें बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ गया, और बीओडी धीमे धीमे कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बेटा, लेकिन इस दौरान यदि आपने लगातार आप सीवेज देते चले जाओगे तो लगातार बीओडी की, हाई बीओडी कंडीशन बनी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. तो अब क्या कहा मैंने आपसे कहा कि असल में होता क्या है बेटा कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसका संबंध इस बात से है कि कितना सीवेज वाटर के अंदर प्रेजेंट है। मोर सीवेज प्रेजेंट रहेगा तो मोर बैक्टीरिया उसमें ग्रो करेंगे, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज बीओडी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म टू स्टेबलाइज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन। वायवीय अवस्थाओं में जो जैव अवघटनीय कार्बनिक पदार्थ है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, सीवेज है, उसको स्टेबलाइज करना, उसको जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करना, उसे डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। इसको हम मिलीग्राम पर लीटर में इसको हम मेजर करते हैं कि कितना इसकी रिक्वायरमेंट, इसको वैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है, क्लियर। Microorganisms involved in the biodegradation of organic matter in the receiving water body consume a lot of oxygen. मैंने कहा ना, more oxygen consume करते हैं, and as a result there is sharp decline in the dissolved oxygen downstream from the point of the sewage discharge. के जहां आप सीवेज डिस्चार्ज करते हो वहां उस पॉइंट पर जो है बीओडी तेजी से बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का जो लेवल है, नेचुरल लेवल है, काफी हद तक गिर जाता है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पर बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जहां पे आप सीवेज डिस्चार्ज कर रहे हो वहां उस पॉइंट पे चूंकि सीवेज बड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा तो वहां पर बीओडी बढ़ जाएगा और वहां पे ऑक्सीजन इतना कम हो जाएगा कि मछलियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, एक्वाटिक क्रीचर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो सब मर जाएंगे। मछलियां क्यों मर गई, मछलियां इसलिए मर गई कि वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन लेती है और इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के कारण वाटर के अंदर पानी के अंदर ऑक्सीजन काफी कम हो गया, इसलिए मछलियां मरने लगती हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखिए, आप जिस जगह पर आपने सीवेज को डिस्चार्ज किया वहां पे इस प्रकार के सीन आपको देखने मिलेंगे, वहां मरी हुई मछली आपको किनारे पर दिखाई पड़ेंगी। कारण ये कि इन मछलियों को पानी के अंदर से ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो पूरा ऑक्सीजन डिकम्पोजर ने इस्तेमाल कर लिया है, क्लियर। देखिए आप ना, बीओडी लेवल्स को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पार्ट पर मिलियन में देखें तो 1 से 2 ppm है, तो इट इज वेरी गुड। there will be there will not be much organic wastage present in the water supply. यदि 3 से 5 पार्ट पर मिलियन है तो मतलब मॉडरेटली क्लीन वाटर है, फेयर है। 6 to 9 है मतलब सम पुअर है, सम वॉट पॉल्यूटेड वाटर है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहे हैं वेस्ट को। और यदि 100 या इससे ऊपर का है मतलब वेरी पुअर, वेरी पॉल्यूटेड के इस वाटर में बड़ी मात्रा में जो है वो वेस्टेज प्रेजेंट है और ये खतरनाक वाटर है, इसमें ऑक्सीजन काफी हद तक कम रहेगा, ठीक है। अब एक चीज और है, कई बार क्या होता है, अब मैंने कहा ना जिस वाटर को आपने नदी में छोड़ा, तालाब में छोड़ा आपने कहीं के, उस वाटर के अंदर यदि बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन
के ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक वेस्टेज प्रेजेंट है, तो वो एक तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं एल्गी के ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्या लिखा, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर, के वाटर में बड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट का होना जो जिसके कारण एल्गी की फाइटोप्लैंक्टन्स की एक्सेसिव ग्रोथ होती है, उसे हम एल्गल ब्लूमिंग कहते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, वाटर बॉडी पूरी की पूरी ग्रीन कलर की आती है। ठीक है, याद रखना बेटा, ऐसी वाटर बॉडी याद रखना, भूलना नहीं, ऐसी वाटर बॉडी जिसमें कि न्यूट्रिएंट जो है वो अधिक मात्रा में, न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में हो, उसको बोलते हैं हम यूट्रॉफिक वाटर बॉडी कहते हैं, उसे हम यूट्रॉफिक वाटर बॉडी कहते हैं। जनरली देखा गया है कि ऐसी वाटर बॉडी जो उथली होती है, जनरली देखा गया है कि ऐसे वाटर बॉडी जो उथले होते हैं, ज्यादा गहरे नहीं होते हैं, नॉट सो डीप, जो शैलो होते हैं, वो यूट्रॉफिक वाटर बॉडी होते हैं। जो काफी गहरे होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट काफी इतना बड़ा वॉल्यूम होता है वाटर का कि न्यूट्रिएंट उसमें उतना लेवल चेंज नहीं कर पाता न्यूट्रिएंट का। ठीक है, तो काफी गहरे जो वाटर बॉडी होते हैं वो जनरली होते हैं ओलिगोट्रॉफिक होते हैं। कम न्यूट्रिएंट ओलिगोट्रॉफिक, ठीक है, अधिक न्यूट्रिएंट यूट्रॉफिक। ठीक है, तो यूट्रॉफिकेशन जो होता है, एक वर्ड होता है यूट्रॉफिकेशन, मतलब वाटर बॉडी के अंदर बड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट आ चुके हैं, इसको हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। ओलिगोट्रॉफिक का मतलब होता है वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट काफी कम मात्रा में प्रेजेंट है। जितना गहरा और जितना बड़ा वाटर बॉडी होगा वो ओलिगोट्रॉफिक होगा, जितना शैलो छोटा वाटर बॉडी होगा वो यूट्रॉफिक होगा। ठीक है, तो अब यूट्रॉफिक के कारण क्या होता है बेटा, यहां पे मैंने कहा कि जो वाटर बॉडी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट बड़ी मात्रा में आ चुके हैं, तो एल्गी तेजी से ग्रो करती है, एल्गल ब्लूमिंग देखने मिलता है, और एल्गी इतना तेजी से ग्रो करती है कि वो एक्वाटिक लाइफ के लिए खतरा बन जाती है। तो एल्गल ब्लूम कॉजेस डिटोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी के, और सम ब्लूमिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स के, कई ब्लूमिंग एल्गी जो है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए टॉक्सिक भी होती हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, एनसीईआरटी का ही इमेज है, इट इज पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन एल्गल ब्लूम के, कहीं का उन्होंने फोटोग्राफ लिया है, पिक्चर लिया है, इसको उन्होंने शो किया यहाँ पे किस तरह का एल्गल ब्लूम। यहां पर जो है मछलियां ग्रो नहीं कर पाती, एक्वाटिक लाइफ यहां पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, देखिए आपके एंड इसमें इस तरह की ब्लूमिंग, इस तरह की जो, और जनरली एल्गल ब्लूमिंग में सबसे प्रीडोमिनेंट जो होती है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, और इसमें मछलियां जो है वो आसानी से सांस नहीं ले पाती हैं, वो नॉर्मल एक्ट नहीं कर पाती हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है इसमें। ठीक है, अब आप देख रहे हैं, आपको इमेज में दिखाई पड़ रहा है एक, आप देखिए बड़ा सुंदर सा फ्लावर है कि नहीं, आपको इस इमेज में एक बड़ा सुंदर सा फ्लावर दिखाई पड़ रहा है। इस फ्लावर को हम बोलते हैं बेटा, ये क्या है, ये फ्लावर जो है वो, ये फ्लावर आप देख रहे हैं, ये है वाटर हाइसिंथ का फ्लावर है, जलकुंभी। एक जमाने में लोगों ने कहा कि भैया ये बड़ा सुंदर सा फ्लावर है, इसको नदियों के किनारे लगाएंगे, तालाब में लगाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये सबसे खतरनाक फैसला रहा है। देखिए, You may have seen the beautiful colored flower found in very appealingly shaped floating plant in the water body के, बड़ा सुंदर सा फ्लोटिंग पानी में तैरने वाला प्लांट एक होता है जिसे हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं, उसके बड़े सुंदर से फ्लावर हमको दिखाई पड़ते हैं। के these plants were introduced into India for their lovely flower, के इनको भारत में लगाया गया इनके सुंदर फ्लावर्स के चलते। ठीक है, और आज ये एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। आज ऐसा हो चुका है कि जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे तालाब हैं, जो हमारे झील हैं, उनके अंदर जो है वो जलकुंभी एक बड़ा खतरा बन चुकी है। इतने बड़े पैमाने पर ग्रो कर रही है कि वहां पे नाव चलाना, वहां पर बोटिंग करना, वहां पर जो है वो शिपिंग करना वो मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वो जो रोटर होता है, कोई भी जहाज में या नाव में नीचे एक मोटर होती है जो घूम रही होती है, तो वो मोटर जो है इनमें फंस जाती है और कई बार बोट पलट जाती है। तो इसीलिए जो पेडल बोट होते हैं उसको कहा जाता है कि इस एरिया में जाइए, यहां मत जाइए आप पेडल बोट से। कई बार क्या था कि मैं जब भोपाल में रहा करता था तो भोपाल में भी एक बड़ा सा तालाब है, उस तालाब के ठीक बीच में जो है वो कहीं पर एक मजार है, छोटी एक आइलैंड जैसा बना, उसमें एक छोटी सी सुंदर सी मजार है, तो कई लोग उस पर जाया करते थे। तो एक समय एक पर्टिकुलर कोई 2-3 महीने होते हैं जब वहां जा सकते हो आप, अदरवाइज क्या होता है कि वो जो पेडल बोट होती है, वो पेडल बोट आपने हायर किया, आपने कहा भाई 100 रुपए घंटा जो भी पेडल बोट होता है, तो वो बोलता है सर यहां से ऐसे घूम के आना, वहां मत जाना। तो हम बोलते थे क्यों नहीं जाना, उसने कहा सर नहीं जा सकते यहाँ पे। एक दिन फिर बताया उसने कि साहब वहां पे जलकुंभी होती है, वो बोट को पलट देगी। मैंने कहा जलकुंभी बोट को पलट देगी, उसने बताया फिर कि सर देखिए नीचे आप पेडल मारते हैं, नीचे ये इसका ये हिस्सा घूमता है और ये क्या होता है, ये बोट में फंस जाएगा वहां पे और बोट उससे बैलेंस बिगड़ेगा, बोट टेढ़ा मेढ़ा होगा और गिर सकता है व्यक्ति। दरअसल जो है आज वाटर नेविगेशन को के में इंडिया में सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, ये वाटर हाइसिंथ बन चुका है। ठीक है, क्या लिखा देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि ये इन पौधों को भारत में जो है वो सुंदर फ्लावर के चलते लगाया गया था और ये बड़े खतरनाक हो चुके हैं, दे हैव कॉज्ड हैवॉक बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ बाय
कॉजिंग ब्लॉक्स इन आवर वाटर बेड के हमारे जलमार्ग है ना, जो वाटर वेज है, जैसे हमारे हाईवे होता है, रोड के एयरवे होता है, हाईवे होता है, ऐसी वाटरवे होता है, तो जो जल मार्ग है ना वहां पे बड़ा खतरा ये बन चुका है के। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितना इनको तोड़ते हो आप, जितना इनको तोड़ोगे उतना तेजी से फैलते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। इसके जलकुंभी होता है वो वास्तव में उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का रेट हायर साइड होता है उसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इसके फ्लावर है, एंड इनको इन सुंदर फ्लावर के चलते इनको लगाया गया था कि वाटर बॉडी सुंदर दिखाई पड़ेंगे, देखिए आप, है ना। और इन्होंने इतना तेजी से ग्रो किया कि फाइनली ये वाटर बॉडी को छोटा कर दिया। इससे क्या होता है, कई बार जो है वो खतरा बढ़ जाता है ना। क्या होता है खतरा, किस चीज का बढ़ जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि जो यदि कहीं पे जलकुंभी तेजी से बढ़ता है, वाटर जो है वो वाटर हाइसिंथ तेजी से बढ़ता है, तो वाटर बॉडी के अंदर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को धारण करने की क्षमता, उसे कम कर देगा। तो जो जब तेज पानी गिरेगा तो वाटर बॉडी के अंदर पानी रुकेगा नहीं, क्योंकि उसमें जगह कम है उसके अंदर, क्योंकि जलकुंभी ने भर दिया चारों ओर से उसको। अब क्या होगा, पानी वो सड़कों पे आएगा, जमीन पे आएगा, उससे बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। जलकुंभी को हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। देखिए, दीज आर द प्लांट्स ऑफ वाटर हाइसिंथ, इकोर्निया क्रेसिपेस, द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड के, ये दुनिया का सबसे खतरनाक और इंडिया का भी सबसे खतरनाक जो है वो एक्वाटिक वीड है, जलीय खरपतवार है, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। कॉमन नेम वाटर हाइसिंथ है, साइंटिफिक नेम इसका इकोर्निया क्रेसिपेसिस के। और इसकी जो है वो यूट्रॉफिक, मैंने कहा ना आपसे, देखिए यूट्रॉफिक वर्ड आ गया, दे ग्रो एबंडेंटली इन यूट्रॉफिक वाटर बॉडी। यूट्रॉफिक का मतलब जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन और फास्फोरस के अधिक जो है वो मात्रा प्रेजेंट हो उसके अंदर, मोर हाइड्रोकार्बन उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो गया, वो यूट्रॉफिक वाटर बॉडी हो गया, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम का डायनामिक्स वाटर बॉडी के अंदर ये पूरा इकोसिस्टम चेंज करता है, क्योंकि ये इतना तेजी से ग्रो करता है कि धीमे धीमे वाटर बॉडी छोटे होते चले जा रहे हैं, तो वाटर बॉडी का पूरा इकोसिस्टम ये बदल रहा है, ठीक है। अब देखिए एक बात हो रही है कि ये तो हमने शुरू में ही बात किया था कि कई सारे वाटर बॉडी को जब पॉल्यूटेट करेंगे तो टाइफाइड फीवर होगा, कॉलरा होगा, फूड पॉइजनिंग होगा, डायरिया होगा, लेप्टोस्पायरोसिस होगा, जियार्डिया होगा, अमीबियासिस होगा, कई सारी बीमारियां उससे हो सकती हैं, ठीक है। तो सीवेज, उसका कारण है सीवेज के। सीवेज फ्रॉम आवर होम as well as from hospital are likely to contain many undesirable pathogenic microorganisms के। जो सीवेज हमारे घरों से आता है, हॉस्पिटल से आता है, उसके अंदर बड़ी मात्रा में अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये वाटर बॉडी में बगैर ट्रीटमेंट के छोड़ दिए जाते हैं, तो इससे गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे कि डिसेंट्री होता है, टाइफाइड होता है, जॉइंटिस होता है, कॉलरा होता है। डिसेंट्री, सिगेला डिसेंट्री नाम के बैक्टीरिया होता है, डिसेंट्री, सिगेला डिसेंट्री नाम के बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। जॉइंटिस जो होता है ये मल्टीपल बैक्टीरिया होता है, इक्टोरोहेमरस जो है वो हीमोफिलस इक्टोरोहेमरेजिस हो सकता है इसके। तो जॉइंटिस कई सारे बैक्टीरिया हो सकता है कि जॉइंटिस में लिवर का डिसऑर्डर होता है, बेसिकली देयर इज मल्टीपल रीजन फॉर दिस के। कॉलरा विब्रियो कॉलरा से होता है, ठीक है। देखिए अब अनलाइक डोमेस्टिक वेस्टेज, अब डोमेस्टिक वेस्टेज के अलावा जो इंडस्ट्रीज होती हैं वे भी अपने वेस्टेज को वाटर बॉडी में छोड़ती हैं, जैसे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री हुआ, पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुई है, ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्शन जो जहां पे धातु को प्रोसेस करते हैं वो इंडस्ट्री हुई, ठीक है। इसके अलावा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हुए, तो ऐसी कई सारी इंडस्ट्री होती है जहां पर प्यूरिफिकेशन का काम होता है। पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी जो है प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है, काट के पल्प, पेपर पल्प को प्यूरिफाई करते हैं, देन पेपर में कन्वर्ट करते हैं। देन पेट्रोलियम में ऐसा होता है, मेटल एक्सट्रैक्शन में ऐसा होता है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंस यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोसेस के दौरान, और इन टॉक्सिक सब्सटेंस में एक चीज कॉमन होती है, जनरली इनके अंदर बड़ी मात्रा में मरकरी होता है, कैडमियम होता है और लेड होता है, कई बार कॉपर होता है। मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट के मरकरी कई सारी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक। तो ये सब क्या होता है, सब वाटर बॉडी में छोड़ दिए जाते हैं, ठीक। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें के, दो टर्मिनोलॉजी दिमाग में हमको, एक होती है बायो एक्यूमुलेशन के, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म के। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई पॉल्यूटेंट का अमाउंट का बढ़ना, डायरेक्टली बढ़ना, वो कहलाता है आपका बायो एक्यूमुलेशन के। बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट इन ए फूड चेन के, एक फूड चेन में कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना। देखो समझो बात को, जैसे क्या मैंने आपसे कहा
कि बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म को आप एज ए सेपरेट यूनिट देख रहे हैं, आप एक ऑर्गेनिज्म को सेपरेट यूनिट के रूप में बात कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल के मैं एक व्यक्ति हूं, कोई दूसरा व्यक्ति है, अब हम लोग कुछ खाते हैं, उसने कुछ खाया, उसके खाने में कुछ टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट है, उसकी बॉडी में धीमे धीमे कैडमियम इकट्ठा होने लगा, या वो एक जगह जहां का वो पानी पीता उस पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगी क्योंकि उसके अंदर जो है वो फ्लोराइड का लेवल बढ़ गया है। तो ये जो मान लो कोई चीज आप खा रहे हैं, धीमे धीमे वो केमिकल बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, तो ये बायो एक्यूमुलेशन है। ठीक है ना, क्लियर? एक जीव कोई भी फूड का इस्तेमाल करे, वाटर का यूज करे और उसकी बॉडी में ही केवल उसकी बॉडी के अंदर केमिकल का लेवल बढ़ने लगे, वो बायो एक्यूमुलेशन है। लेकिन क्या हुआ, सुनिए कहानी के, ये कहानी है जापान की के। क्या हुआ बेटा, एक बार हुआ ये कि जापान में ये देखा गया कि कुछ लोगों को नर्वस सिस्टम की बीमारी हो रही है, कुछ लोगों को जो है तंत्र की गंभीर बीमारी हो रही है कि उनका नर्वस सिस्टम जो है वो उसको नर्व रिलेटेड डिजीज हो रही है, और वो लोग जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन के अलावा हम ऐसा बोलेंगे नर्वस सिस्टम में ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, दे डिसओरिएंटेड लोग हो रहे हैं। तो उनको लगा कि ये कौन सी ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है और धीमे धीमे उसके हाथ और पैर ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे, व्यक्ति मर जाएगा। क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी को एक यूनिट के रूप में कंट्रोल करने में रोल प्ले करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम कई सारी एक्टिविटी में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो पता चला कि क्या हुआ, देखा गया कि भाई ऐसे जिन लोगों में मालूम चला कि भाई इनके अंदर क्या था, उनके मालूम चला कि इन लोगों की बॉडी के अंदर जो है बड़ी मात्रा में हमको जो है मिथाइल मरकरी केमिकल्स देखने मिले। और जो मिथाइल मरकरी है एक पावरफुल नर्व टॉक्सिन होता है, तंत्रिका तंत्र का एक गंभीर जहर होता है। अब पता किया कि भाई ये कहां से आया, तो उन्होंने कहा भाई ये जो खा रहे, जिस मछली को ये खा रहे, जिस बड़ी मछली को ये खा रहे हैं, उस बड़ी मछली से इनकी बॉडी के अंदर गया। अच्छा, बड़ी मछली में कहां से आया, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही होती नदी के अंदर, तो छोटी मछली कैसे बड़ी मछली में आया? छोटी मछली में कहां से आया? छोटी मछली जू प्लैंकटन खा रही होती है तो उस जू प्लैंकटन की बॉडी से उसके पास आया। अब जू प्लैंकटन में कहां से आया? भाई जो वाटर बॉडी थी, उस वाटर बॉडी में जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे उस पे इकट्ठा हुआ, वहां से जूप्लैंक्टन में गया, तो क्या हो रहा, फूड चेन। एंड जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे वो उनमें न्यूट्रिएंट जो भी मरकरी कंपाउंड थे वो वाटर बॉडी में आए, तो कुछ फाइटोप्लैंक्टन में इकट्ठे हुए, उससे जूप्लैंक्टन में आए, कुछ डायरेक्ट जूप्लैंक्टन के अंदर आ गए। जूप्लैंक्टन को खाया छोटी मछली ने, तो छोटी मछली के अंदर बॉडी में क्या आ गए, वो केमिकल उससे जूप्लैंक्टन खाने से उसके अंदर आ गए। छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया तो छोटी मछली के जो टॉक्सिक केमिकल थे बड़ी मछली में इकट्ठे हो गए। बड़ी मछली को इंसान ने खाया तो इंसान की बॉडी में इकट्ठे हो गए वो टॉक्सिक केमिकल। फूड चेन में लगातार बढ़ रहे, और सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहां हुआ, वो टॉप कॉर्नर, यानी जो सबसे टॉप फूड चेन में सबसे टॉप पर रहेगा उसमें केमिकल का लेवल बढ़ गया, क्योंकि फूड का कॉन्सेंट्रेशन धीमे धीमे बढ़ता चला। यानी हजारों फाइटोप्लैंक्टन एक छोटी मछली ने खाए तो उसकी बॉडी में टॉक्सिन गया, ऐसी कई मछलियां एक बड़ी मछली ने खाई तो टॉक्सिन उसकी बॉडी में इकट्ठा हो गया। ये वो टॉक्सिन होते हैं, ये वो जहरीले पदार्थ होते हैं जो एक बार बॉडी में आते हैं कभी हटते नहीं है, दे नेवर डिग्रेड, कभी वो उनका अपघटन नहीं होता है, इकट्ठे होते हैं। फिर बड़ी मछली को इंसान ने खाया तो उसकी बॉडी में इकट्ठे होने लगे वो। तो सबसे अधिक लेवल इसका टॉप फूड चेन में जो टॉप पर होगा, जो टॉप कॉर्निवर होगा, उसमें आपको अधिक लेवल इसका देखने मिलेगा केमिकल का। इस फिनोमिना को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। बायोलॉजिकल फूड चेन के थ्रू हर ट्रॉफिक लेवल में धीमे धीमे मैग्निफिकेशन हो रहा है और मोर टॉक्सिन बॉडी के अंदर इकट्ठा होता चला जा रहा है। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, हम देख रहे हैं कि जो भी आपके जो पॉल्यूटिंग जो केमिकल्स थे उनको छोड़ा गया वाटर बॉडी में। देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स ने एब्जॉर्ब किया केमिकल्स को एब्जॉर्ब किया, फिर उसे जूप्लैंक्टन ने फाइटोप्लैंक्टन को खाया तो जूप्लैंक्टन की बॉडी में आ गया। फिर छोटी मछलियों ने जूप्लैंक्टन को खाया, उसकी बॉडी में आ गया। आप देखो रेड डॉट, जो रेड डॉट दिखाई पड़ रहे हैं वो टॉक्सिक केमिकल है, उनके मिथाइल मरकरी कंपाउंड मान लीजिए इनको आपके। तो ये कंपाउंड है, ये क्या हुआ बेटा, पहले फाइटोप्लैंक्टन्स में आए, फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन में आए, जूप्लैंक्टन से स्मॉल फिश में आए, स्मॉल फिश से लार्ज फिश में आए, और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं टॉप फूड चेन में जो और बड़ा जो टॉप कॉर्निवर उसकी बॉडी में इकट्ठे हुए के। तो आप देख रहे हैं कि लार्ज मैमल जो टॉप कॉर्निवर उसकी बॉडी में बड़े पैमाने पर वो रेड डॉट इकट्ठे हो चुके हैं। ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को शो करता है। ठीक है, क्लियर? ए फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेज ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के, कुछ ना कुछ जहरीले पदार्थ जो औद्योगिक अवशिष्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये
फूड चेन के अंदर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जिसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, वो करने के लिए जिम्मेदार होते हैं इनके। और स्पेशली एक्वाटिक फूड बेसिकली कहां करते हैं ये, जली जो है एक्वाटिक फूड चेन में करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन में ऐसा नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल फूड चेन में भी बेटा ऐसा हो सकता है, किससे, डीडीटी के छिड़कने से। ठीक है, डीडीटी जो है केमिकल है, उसके छिड़कने पर भी टेरेस्ट्रियल फूड चेन में वैसा देखा गया है। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के। देखिए वेरी वेरी अहम के क्या मतलब है बायोमैग्निफिकेशन का। बायोमैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि बढ़ते हुए ट्रॉफिक लेवल के अनुसार बॉडी के अंदर टॉक्सिक केमिकल जो है वो अधिक इकट्ठे होने लगेंगे। This happens because a toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted, so and it is thus passed to the next higher trophic level. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी टॉक्सिक मटेरियल आपकी बॉडी में इकट्ठा हुआ है वो अपने आप उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और वो एक्सक्रीट भी नहीं होता है, ना तो उसको एक्सक्रीशन में बॉडी बाहर निकाल पा रही है, ना मेटाबोलाइज कर पा रही है, तो वो बॉडी में इकट्ठा होने लगा है और उस एनिमल को कोई दूसरा खा लेगा ना तो उसकी बॉडी के अंदर वो पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर? जैसे आप देखिए एनसीईआरटी में फिगर 16.5 दे रखा है। वाटर बॉडी के अंदर देखिए डीडीटी का लेवल 0.003 पार्ट पर बिलियन है के, और आप देख रहे हैं कि यही वाटर लेवल, यही डीडीटी का लेवल ज़ूप्लैंक्टन की बॉडी में 0.04 पार्ट पर मिलियन हो गया। देखिए आप फर्क देखिए, वाटर बॉडी में जो लिखा है एनसीईआरटी में बता रहा हूं, वाटर बॉडी में जो डीडीटी का लेवल था वो 0.003 पार्ट पर बिलियन था। ज़ूप्लैंक्टन में कितना हो गया ये, 0.04 पार्ट पर मिलियन हो गया ये। स्मॉल फिश में बढ़कर हो गया ये 0.5 पार्ट पर मिलियन हो गया उठके। लार्ज फिश में ये हो गया 2 पार्ट पर मिलियन हो गया है के, और जो फिश ईटिंग वर्ड्स हैं उनमें कितना हो गया ये 25 पार्ट पर मिलियन हो गया। आप देखिए कितना बढ़ गया, 0.003 पार्ट पर मिलियन से बढ़ के 25 पार्ट पर मिलियन हो गया। ये एक्वाटिक फूड चेन बता रहा है हाईएस्ट द ट्रॉफिक लेवल, जितना ट्रॉफिक लेवल अधिक होगा उतना अधिक बायोमैग्निफिकेशन हमको देखने मिलेगा। ठीक है, इट इज वेरी कॉमन फिनोमिना इन मरकरी एंड डीडीटी। हाँ, तो मैं आपको बताया था बेटा, एक चीज मैंने कहा था, जापान में ये बीमारी हुई एक बार के, तो उन्होंने पता लगाया भैया क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मरकरी जो है वो ह्यूमन बॉडी में इकट्ठा हो रहा है थ्रू फिश। ठीक है, और फिश में कहां से आ रहा है, फिश में आ रहा है ये ज़ूप्लैंक्टन से। ज़ूप्लैंक्टन में कहां से आ रहा है, फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन में कहां से आ रहा है कि वाटर बॉडी में इंडस्ट्रीज मरकरी छोड़ रहे हैं उससे आ रहा है। ठीक है, तो उस नर्वस सिस्टम की बीमारी को कहा गया था मिनीमाटा डिजीज के। जो मिनीमाटा डिजीज है, इस मिनीमाटा डिजीज का संबंध है मरकरी की पॉइजनिंग से। ठीक है, In this matter, the concentration of DDT is increased at successive trophic level. तो देखिए 0.003 पार्ट पर मिलियन से बढ़ता हुआ क्या हो गया, वो 25 पार्ट पर मिलियन पहुंच गया था फिश ईटिंग बर्ड के अंदर के। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि DDT का जब कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है पक्षियों के अंदर, तो पक्षियों के अंदर जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म होती है वो डिस्टर्ब होती है, वेरी वेरी IMP। ठीक है, और पक्षियों के अंदर, वर्ड्स के अंदर क्या होता है, जब जो है वो डीडीटी का लेवल बढ़ेगा तो उनकी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे इनके जो एग शेल होते हैं, अंडों के जो कवच होते हैं वो कमजोर होने लगेंगे, और ऐसा होगा कि अंडे जो है वो समय से पहले टूट जाएंगे, वो तो उनसे बच्चे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जो पक्षियों का जो रिप्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट रुक जाएगा, क्योंकि जो एग शेल है, अंडे का कवच इतना कमजोर हो चुका है कि पक्षी उसको सेता है, जब उसके ऊपर बैठता है तो वो अंडा टूट जाता है उठ के, और उसको जो है वो फाइनली बर्ड की पॉपुलेशन घटने लगेगी। ठीक, अब इसके बारे में पहली बार क्या हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एक नोवेल, बड़ा फेमस नोवेल हुआ था साइलेंट स्प्रिंग। रेचल कर्सन ने इसको लिखा, बड़े फेमस ऑथर है रेचल कर्सन। तो इन्होंने एक नोवेल लिखा था साइलेंट स्प्रिंग। इन्होंने कहा था कि अमेरिका इस बात पर बड़ा गर्व करता है कि हमारा जो पक्षी है, जो हमारा सिंबल है, देखिए अमेरिका का आप राज चिन्ह देख रहे हैं, सिंबल है, उसमें आपको एक बीच में वॉल्ड ईगल दिखाई पड़ रहा है, आपको ठीक है, बाज दिखाई पड़ रहा है, देखिए आप, है ना, दिस इज द वॉल्ड ईगल। ठीक है, ये अमेरिकन राष्ट्रपति, ये सब जो सिंबल होते हैं उनके, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि वॉल्ड ईगल के। तो इन्होंने, रेचल कर्सन ने लिखा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आज मैं देख रहा हूं कि हम जिस प्रकार से तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की जो है वो उसके चलते पक्षी जो वर्ड्स हैं उनके अंडे अधिक समय तक रह नहीं पा रहे हैं, वो समय से पहले प्रीमेच्योरली फूट रहे हैं उनके। पक्ष वर्ल्ड की पॉपुलेशन दुनिया भर में कम हो रही है, और उन्होंने कहा कि एक दिन अमेरिका का जो वॉल्ड ईगल है वो केवल और केवल चिन्ह बनकर रह जाएगा, असली में वॉल्ड ईगल दिखाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि वॉल्ड ईगल
फूड चेन में टॉप पर है। अमेरिकन वो जो वॉल्ड ईगल है, जो बाज है, वो फूड चेन में टॉप पर है, टॉप कार्निवोर है वो, और उसमें आपको अधिक असर देखने पड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि ऐसा केवल वॉल्ड ईगल के साथ नहीं होगा, ऐसा तमाम पक्षियों के साथ में होगा, क्योंकि उनके अंदर डीडीटी का लेवल बढ़ रहा है। और उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा होगा कि बसंत का मौसम होगा, बसंत का मौसम होगा, चारों ओर फ्लावर होंगे, लेकिन गाना गाने के लिए कोयल नहीं होगी, गाना गाने के लिए कोई बगीचे में एक पक्षी नहीं होगा, सन्नाटा होगा चारों तरफ, क्योंकि बर्ड्स नहीं होंगे। आप कभी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, आप सुबह 5 बजे के आसपास देखेंगे कि शांत जगह है, जहां जंगल है, पक्षी क्योंकि इतनी प्यारी आवाज आती है, इतनी अच्छी आवाज आती है कि वो बर्ड्स यदि आप सोचें उनकी आप आवाज ची 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 करके उनकी आवाज आती है, वो बड़ा शाम के समय गाँव में, मुझे अच्छे ध्यान, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं बहुत पहले, जब मैं अपने फादर के साथ में गर्मी की छुट्टियों में अपने दादाजी के घर जाया करता था, ठीक है। मेरे दादाजी विदिशा के पास में छोटा सा गांव है, निटर्री, छोटा सा गांव, वहां पे मेरे दादाजी रहा करते थे, ठीक है। आज भी मैं कुछ चाचा जी वगैरह वहां रहते हैं, तो मैं उस गांव में पापा के साथ में, चूंकि गर्मी की छुट्टी में मेरे फादर जज थे, चूंकि तो उनको कभी छुट्टी साल में 1-2 बार छुट्टियां मिला करती थी उन लोगों को, तो हम लोगों को सबको बोलते थे चलो गाँव चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना सामान बांध के जो है वो गाँव पहुंच जाया करते थे। हमारे दादाजी जो है वो, मेरे दादाजी जो थे वो रोज शाम को 6 बजे जब सूरज डूबने को होता था, वो हमेशा अपनी एक मोतियों की माला थी, उनकी माला निकालते थे और वो माला को जपते थे, ठीक है। जो भी भगवान का, राम का नाम, जिसका नाम लेते हैं, वो पूरी माला को 5 बार फेरे लगाते थे वो, ठीक है। जब वो और जिस पेड़ के नीचे बैठते थे, तो वहां पर हम लोग भी बैठ जाया करते थे। बड़े अच्छे थे ना दादा कुछ, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे दादाजी ने मुझे इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, मुझे इतनी अच्छी बातें सिखाया करते थे वो, उनके पास बैठने, मतलब मैं छोटा काफी, मतलब मैं बहुत मिस करता हूं अपने दादाजी को, अपने पिताजी को, कि उन लोगों से बहुत कुछ सीखा मैंने। वो सच में ऐसा कह सकता हूं आपसे कि है ना, कि हमारे जो बड़े होते हैं कई बार भाग्य से मिलते हैं हमें, जो इतना अच्छा अच्छा सिखाते हैं, चीज बताते हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारी बातें बताया करते थे, तो पक्षी बोलते थे, तो मैं बोलता था कि दादाजी इतनी सारी पक्षी वर्ड्स हैं, इनकी आवाज बहुत सारी आती है, इससे आप डिस्टर्ब नहीं होते? तो बोलते नहीं, वो भी भगवान का नाम ले रही है, वो भी बात कर रही है, एक दूसरे से बता रही है। तो वो जो गांव के अंदर बड़ा सा बरगद का पेड़, बड़ा सा आम का पेड़, उसके नीचे जो है वो बैठना, और वो चिड़ियाओं की आवाज का आना, फिर ठंडी सी हवा का चलना, गर्मी के दिनों में शाम को हवा चलती थी के, फिर वो खुले में खटिया का लगना वहां से, वो एक अलग तरह का अनुभव था वो पूरा। अब हम लोग कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, जहां पेड़ एक डेकोरेशन है। तो असल में अब मैं तो रचल कर्सन ने बोला कि एक समय बसंत तो आएगा, सब कुछ होगा सुनहरा, सब कुछ चमक रहा होगा आसपास। जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें बसंत में बड़े कलरफुल फ्लावर लगते हैं, पत्तियां भी कलरफुल आती हैं, लेकिन कोई भी गाना गाने वाला नहीं बचेगा। बसंत शांत होगा, साइलेंट स्प्रिंग होगा। और उसका कारण केवल एक बात है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने डीडीटी को जो प्रमोट किया है, उस डीडीटी के प्रमोट करने से डीडीटी जो है वो अंडों के कवर को बीक कर रहा है, और ऐसा जो है वो चलता रहा तो पक्षी खत्म हो जाएंगे। आपको बता दूं मैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट इतनी सेंसिटिव गवर्नमेंट है, जब ये बात निकली तो वैज्ञानिकों ने इनकी बात की जांच की और पता किया कि हाँ, रेचल कर्सन इज राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डीडीटी को बैन कर दिया। अमेरिका में डीडीटी का इस्तेमाल बंद कर दिया गया, कंप्लीटली बंद कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई और देश होता ना, समझ रहे हैं, तो नोबेल को बैन कर दिया था। कोई और देश होता तो नोबेल को लोग बैन करते हैं, भैया रेचल कर्सन चुपचाप बैठो, बोलना नहीं कुछ भी। हाँ, वो आग चले आए पता नहीं कहां से कहानी लिख के। तो लेकिन अमेरिका ने क्या किया, उसने डीडीटी को बैन किया, ठीक है। हालांकि बाद में इंडिया ने भी, कई सालों के बाद इंडिया ने भी इसको बैन किया। कि हम देख रहे हैं अमेरिकन वॉल्ड ईगल को देख रहे हैं हम, ठीक है। कहानी की जो कैरेक्टर था मैन, वो ये शुरुआत, यहां से बात की शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं हम यूट्रॉफिकेशन की बात करते हैं। यूट्रॉफिकेशन इज द नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। के याद रखिए, कोई भी झील जितनी पुरानी होती, कोई भी झील जितनी पुरानी होगी, उतने अधिक न्यूट्रिएंट उसके अंदर समय के साथ इकट्ठे होने लगेंगे। तो जो यूट्रॉफिक लेक होती है वो शैलो होती है, उथली होती है, और साथ साथ में पुरानी भी होती है वो, ठीक है। और जो ओलिगोट्रॉफिक लेक होती है, या तो वो नई झील है तो अभी न्यूट्रिएंट उसमें आए नहीं इतने के, और या गहरी झील है वो, ठीक है। तो देखिए, नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट
इस यूट्रोफिकेशन के। इन यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर सपोर्टिंग द लिटिल लेक के। जो नई झील होगी उसमें वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट कम मात्रा में होंगे, वो कम लाइफ को सपोर्ट करेगा, और इसको बोलेंगे ओलिगोट्रॉफिक लेक बोलेंगे। और यूट्रॉफिक लेक क्या होगी, इसके अंदर मोर वाटर न्यूट्रिएंट वाटर बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे। समय के साथ साथ स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इनटू लेक के वे सारी की सारी जो नालियां हैं, जो भी वाटर रिसोर्स हैं, जो जल धाराएं जो नदी झील में आके मिल रहे हैं, वे न्यूट्रिएंट को लेके आते हैं। वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस से रिच होते हैं और बड़ी मात्रा में वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं वो, ठीक है। लेक की फर्टिलिटी, झील की जो उत्पादकता है वो बढ़ने लगती है। प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो उनकी संख्या बढ़ने लगती है के, और धीमे धीमे क्या होता है, धीमे धीमे ऑर्गेनिक वेस्टेज जो होते हैं उनके मरने के कारण संख्या बढ़ा, फिर कंपटीशन हुआ, मरने के कारण जो है झील के निचले हिस्से में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट बढ़ने लगता है के। झील का जो निचला हिस्सा होता है वहां पे डेड प्लांट हैं, जो डेड एनिमल है वो इकट्ठे होने लगते हैं। जितना अधिक जो है झील के अंदर पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितना अधिक फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ेंगे, जितना अधिक मछलियां बढ़ेंगी, उतना अधिक उनकी डेथ भी होगी, और डेथ होने पे नीचे ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनने लगेगा। जिसे नीचे ऑर्गेनिक कंपोनेंट बढ़ेगा तो वहां पर प्लांट ग्रो करना शुरू करेंगे, ऐसे प्लांट जो वहां पे वाटर झील की तली से ग्रो करना शुरू करेंगे और झील से बाहर निकल आएंगे। धीमे धीमे जमीन बनने की शुरुआत हो जाएगी। याद है आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन में मैंने आपसे कहा था, हर झील एक दिन जो है वो मैदान बन जाएगी, फॉरेस्ट बन जाएगी वो, ठीक है। ओवर द सेंचुरीज एज सिल्ट एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस पाइल अप, के जैसे जो है वो रेत और कार्बनिक पदार्थ इकट्ठे होते रहेंगे, जो झील जो है वो उथली होती चली जाएगी, गर्म होती चली जाएगी। वार्म वाटर में जो है वो क्या होगा बेटा, धीमे धीमे जो है वो वास्तव में वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो करेंगे बेटा, जो वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसमें ग्रो करने लगेंगे। कोल्ड और एनवायरमेंट के ऑर्गेनिज्म ग्रो करना बंद हो जाएंगे इसके अंदर के। धीमे धीमे इसमें वो पौधे लगेंगे जो उस वाटर के अंदर जो है वो जड़ को लेके ऊपर से नीचे निकल सकते हैं। मार्शी प्लांट लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो उथली झील में ग्रो कर सकते हैं। धीमे धीमे झील को ये भरने लगेंगे और फाइनली एक दिन क्या होगा, एक दिन ये होगा कि पूरी की पूरी झील में इतने प्लांट लग चुके होंगे, धीमे धीमे सक्सेशन होगा, अनुक्रमण होगा और पूरी की पूरी झील जो है वो जमीन में कन्वर्ट हो जाएगी। एक दिन और ये हर झील की यही परिणति होने वाली है। नए लेक, देखो ऐसा नहीं कि नए लेक बनते रहेंगे, नई झील बनती रहेगी ज्योग्राफिकल पोजीशन कारण के, लेकिन पुरानी कई झीलें जो है वो एक दिन ऐसे आके जमीन लैंड में वो कन्वर्ट हो चुकी होंगी, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, साइज ऑफ द लेक एंड अदर फैक्टर, द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में स्पन थाउजेंड्स ऑफ ईयर के, और इस पूरी प्रोसेस में हजारों वर्षों का समय लगता है। एक या दो दिन में नहीं होगा ये, हजारों वर्षों का समय लगता है। डिपेंड करता है कितने बड़े साइज की झील है, किस तरह का वहां क्लाइमेट है, और दूसरे फैक्टर ये है कि कितना न्यूट्रिएंट वहां पर आता है उसके अंदर। इन सब चीजों से डिपेंड करता है कि झील की उम्र की नेचुरल एजिंग किस प्रकार से होगी, ठीक है। आज ये कंडीशन हो चुकी है कि आज हमने पॉल्यूशन जो कर रहे हैं तो हम झील की नेचुरल एजिंग की प्रोसेस को हम फास्ट कर रहे हैं। मतलब जो न्यूट्रिएंट जिन न्यूट्रिएंट को उस झील में इकट्ठा होने में 100 वर्ष का समय लगता, वो हम 1 साल में अंदर डाल रहे हैं। मतलब जिन न्यूट्रिएंट को नेचुरली झील के अंदर इकट्ठा होने में 1000 वर्ष का समय लगता या 100 वर्ष का समय लगता, उसको हम 1 साल में या 10 साल में भर दे रहे हैं उसके अंदर हम, ठीक है। इसे बोलते हैं हम एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन के, जो आपने बढ़ा दिया, इसका दर आपने बढ़ा दिया, ठीक है। However, pollutant from man activities like effluent from the industries and homes can readily accelerate the aging process. देखिए क्या है, नॉर्मली झील के अंदर न्यूट्रिएंट है ना, प्रकृति में भी होता है। ऐसा है बेटा कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो तो प्रकृति की घटना है। नेचर में भी झील का आपका धीमे धीमे एजिंग होता है, यूट्रोफिकेशन होता है, झील लैंड में कन्वर्ट होती है, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में हजारों वर्ष का समय लगता है। अब हम क्या किए, हम ऐसा पॉल्यूशन कर दिए कि झील के अंदर वो प्रोसेस को फास्ट कर दिया हमने के, और ये हमने कई गुना फास्ट कर दिया है, इसलिए अब झील जो है वो तेजी से यूट्रोफिकेशन की तरफ बढ़ रही है। इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड या कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं इसको, ठीक है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी लेक्स in many parts of the earth have been severely eutrophied by sewage and agriculture and industrial wastage के क्या है, पिछली सदी के दौरान हम बात करें, पिछली सदी में जो है हमारी अर्थ के कई सारे हिस्सों में कई झीलें ऐसी हैं जहां पर सीवेज और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्टेज के कारण जो है वो तेजी से यूट्रोफिकेशन हो चुका है, ठीक है। द प्राइम कॉन्टामिनेंट आर नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, मैंने कहा ना सबसे कॉमन जो है वो होते हैं नाइट्रेट और फॉस्फेट न्यूट्रिएंट बड़े पैमाने पर इसमें इकट्ठे हो रहे हैं।
दे ओवर स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गी, इनसे एल्गी की वृद्धि तेजी से होती है और एल्गी इतना तेज ग्रो करती है कि वहां पर एल्गी के कारण जो है वो एल्गी के कारण जो वाटर बॉडी में ऑक्सीजन कम है, क्योंकि देखो एल्गी जो ग्रो करेगी सरफेस पे ग्रो करेगी, जो ऑक्सीजन रिलीज करेगी बाहर रिलीज करेगी वो, तो एल्गी क्या करती है, वो जो ऑक्सीजन वाटर बॉडी में धीमे धीमे डिजोल्व होती है वो डिजोल्व नहीं हो पाएगी, वहां पे एक्वाटिक लाइफ खतरे में पड़ने लगेगी और वहां पे क्या होगा, वो जो एनिमल है, मछलियां हैं, नीचे मरने लगेंगी और मरने के बाद वो सड़ेंगी क्या, तो उसमें अब और तो ऑक्सीजन इतना कम है कि एरोबिक बैक्टीरिया भी काम नहीं करेगा, एनारोबिक बैक्टीरिया सड़ा रहेगा उनको, तो प्रोसेस को बोलेंगे हम एनारोबियोसिस। क्या बोलेंगे इसको हम? एनारोबियोसिस, एनारोबियोसिस, ठीक है। तो एनारोबियोसिस की प्रक्रिया हमको यहां पर देखने मिलेगी, ठीक है, और इससे दुर्गंध आएगी, अनप्लीजेंट ओडोर आएगा यहां पे, ठीक। तो जो पहले डिकम्पोजर का मैंने कहा ना कि फाइनली क्या होगा कि इतना तेज जो है एल्गी ग्रो करेगी और डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी, तो एक्वाटिक लाइफ खत्म हो रही होगी और वहां पे एनारोबियोसिस की कंडीशन बन चुकी होगी और उससे अनप्लीजेंट ओडर आ रहा होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम अदर पोल्यूटेंट फ्लोइंग इनटू द लेक में पॉइजन होल पॉपुलेशन ऑफ द फिश के, और धीमे धीमे क्या होगा कि पूरी की पूरी एक्वाटिक लाइफ जो है वो ऑक्सीजन इतना कम हो चुका होगा, पूरी एक्वाटिक लाइफ खत्म हो जाएगी और हम ऐसा बोलेंगे कि झील का गला घोट दिया गया, ठीक है। यानी झील को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इसलिए झील के अंदर सारी मछलियां, सारा एक्वाटिक लाइफ खत्म हो गया, ठीक है। झील का गला घोटने के समान है कि इसका लिखा है एनसीईआरटी में, इन सच फैशन ए लेक कैन लिटरली चोक टू दैट, के इस प्रकार एक झील जो है वो हवा की कमी से, ऑक्सीजन की कमी के कारण वो मर जाएगी, वो, ठीक है, खत्म हो जाएगी झील। अब मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि पॉल्यूटेंट क्या है, वो ये भी पॉल्यूटेंट है। गर्म पानी को आपने नॉर्मल वाटर, एक झील है, उस झील में आपने गरम गरम उबलता हुआ पानी डाल दिया आपने, तो आपने क्या किया, फिजिकल चेंज कर दिया आपने, वाटर बॉडी में आपने जो है वो भौतिक रूप से तापमान में परिवर्तन कर दिया आपने, ठीक है। तो कई इंडस्ट्रीज क्या होती हैं जो पानी को उबालती हैं और उससे जो है वो टरबाइन को चाहती हैं, तो उस वाटर का एक हिस्सा जो है वो क्या होता है, वो बार बार जो है, या कूलिंग के लिए, हम ऐसा बोले कूलिंग के लिए, एक तरफ ठंडा पानी डालते हैं और कूलिंग सिस्टम को कूल करता है, गर्म पानी बाहर निकलता है, तो उस गर्म पानी को जो है वो लगातार वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसा जनरली थर्मल प्लांट, पावर प्लांट में होता है, कूलिंग में होता है, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो जहां लगे होते हैं वहां भी उसे कूलिंग करने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हीटेड और थर्मल वेस्ट वाटर आर फ्लोइंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट, जैसे थर्मल पावर प्लांट हुआ, ये जो है एक तरह का अपने आप में पॉल्यूटेंट है। ये क्या होता है, ये एक तरह का फिजिकल पॉल्यूटेंट, फिजिकल करेक्टरिस्टिक बदलने वाला पॉल्यूटेंट के, इट इज नॉट केमिकल, इट इज ए फिजिकल पॉल्यूटेंट। Thermal wastewater eliminate or reduce the number of organisms sensitive to the high temperature and may enhance the growth of plant and fish in extremely colder areas, but only after causing damage to the indigenous flora and fauna, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर थर्मल वेस्ट वाटर को जब आप छोड़ेंगे, कहीं पर गर्म पानी को छोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि हाई टेम्परेचर से कई सारे जीव मर जाएंगे और यहाँ पे केवल जो है वो कुछ मात्रा में जो है वो फिश या प्लांट रह पाएंगे जो उसको टॉलरेट कर पाए वो, तो उससे कुल होगा ये कुल बाकी जो लोकल जो इंडिजियस फ्लोरा और फौना की, जहाँ की जो फाइटोप्लैंक्टन थे, जू प्लैंक्टन थे, जो मछलियां थी लोकल में, वो धीमे धीमे खत्म होने लगेगी, ठीक है ना, ठीक। यहां पर केवल वो मछलियां सर्वाइव कर पाएंगी, वो प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे जो कि एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में रहते हैं, तो उनको यहां पर क्या होगा, यहां पे उनको जो है वो बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा ग्रो करने के लिए, तो वो यहां पे अधिक ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको बेहतर पहले से, क्योंकि वो जहां, और देखो ऐसा कहां हो रहा है, ऐसा वहां हो रहा है जहां पे कोल्डर एरिया है और वहां पे इंडस्ट्री कुछ गर्म वाटर वहां छोड़ रही है, तो वहां पे जो है वो ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली यदि हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में क्या होगा कि गर्म वाटर छोड़ने से क्या होगा कि वो जो है वो वहां का वेजिटेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। अब एक केस स्टडी बेटा यहां पर है, वो केस स्टडी जो है वो है अरकाटा मार्स का केस स्टडी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि कैसे लोगों ने जो है वो वाटर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को उन्होंने एक सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। छोटा सा केस स्टडी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और उसके बाद हम सॉलिड वेस्टेज के ऊपर बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बड़े इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को सीखा, हमने बायोमैग्निफिकेशन की बात की, हमने यहाँ पे आज हमने यूट्रोफिकेशन की बात की, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन की बात की हमने जो है वो बात देखा, हमने बीओडी के बारे में बात किया, हमने यहाँ पे हमने बात किया यहाँ पे सीवेज के बारे में बात किया हमने, तो कई सारी चीजें ऐसी जो बड़ी सीखने की थी आज के लेक्चर में और उन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए बेटा, और इस चैप्टर को एकदम अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी होगी, इस पर आपको मैं एमसीक्यू भी दे रहा हूं बेटा, तो अब ये जो है वो बड़ा काम का चैप्टर है और इस चैप्टर से कई बार नए टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi.
to become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.